अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश हो खैरियत से होंगे। तो आज हमारी है 26 क्लास। ठीक है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को बेसिक्स पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी थी और उसकी जो पहली क्लास हमने ली थी लास्ट वीक, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री को देखा था, जावास्क्रिप्ट करती क्या है उसको देखा था, जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करते हैं उसको देखा था। तो आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम सेम पेज पे आ सकें। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारी फर्स्ट क्लास के जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं सारी चीज़ों तो रिवाइज नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें, और थोड़ी बहुत। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल, इसका काम ये होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, कंप्यूटर को बताना तुम्हें करना क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए यूज होती है। और इसका कोई पर्पस नहीं होता है कि कंप्यूटर को बताना कि भाई, उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको बताना कि यार मुझे 2+2 करके दो, तो आपको उसका आंसर दे देगा 4। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में आपकी मदद करती है। उसके बाद पढ़ा था हमने लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर के बहुत ही करीब होती है, जिनको कंप्यूटर फटाक से समझ लेता है। जैसे कि मैं आप लोगों से उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो आप उर्दू जो है उसको इजिली समझ पा रहे हो। ठीक है, तो उर्दू आपके लिए लो लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज है। अगर मैं यहाँ इंग्लिश में बात करूँ या जर्मन में बात करूं, तो वो आपके लिए हो जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज क्यों होगी? क्योंकि आपको फिर ट्रांसलेटर को बीच में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, मेन फर्क सिर्फ ट्रांसलेटर का आता है कि हम उसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर को बिठा देते हैं, जो हमारी कन्वर्सेशन करा रहा होता है। मतलब वो जर्मन में बात कर रहा होता है, मुझे जर्मन तो नहीं आती। ठीक है, कोई बंदा मुझसे जर्मन में बात कर रहा है, तो मैं तो बीच में ट्रांसलेटर को बिठाऊंगा। तो जर्मन लैंग्वेज मेरे लिए हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो वो लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे आती है। तो कंप्यूटर को सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, जो 0 0 1 0 1 जो हमने देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, इसके बाद देखा कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फुल्ली फ्लेजेड एप्लीकेशन बनाते हो। दोनों का काम क्या है? कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, पर डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है, किस लेवल पे यूज होती है। तो प्रोग्रामिंग जो है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा हो गई, C++ हो गई, सी, ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती है। जावा स्क्रिप्ट इनिशियली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। ठीक है, अभी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फर्क क्या है? कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो, पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो। पर स्क्रिप्टिंग में आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन नहीं बनाते हो। आप जो है उसका बस छोटा सा पार्ट बनाते हो। कोई भी आपको किसी भी एक्शन कराना हो, कोई भी, या बटन के क्लिक पे क्या हो, ऐसी कोई चीज है जो स्क्रिप्टिंग, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बनाई जाती है। इसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर को देखा था हमने। तो इसको मैं आपको आज प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि कंपाइलर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, और कंपाइलर जो है, और इसमें फर्क क्या है, उसको हम देखेंगे। वो मैंने लास्ट क्लास में भी समझा दिया था। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, जो है डेव C++। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी स्क्रीन उसकी शेयर कर रहा हूँ, डेव C++ की। अच्छा, ये स्क्रीन विजिबल है आपको? ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है, डेव C++। ये विजिबल है आप लोगों को? मुझे काइंडली बताएं। नो सर। विजिबल नहीं? इसको लॉगिन करता हूँ। अब बताएं, अब विजिबल है? अब विजिबल है आपको ये स्क्रीन नो सर, डेव सी नो सर, प्लस नहीं प्लस शो हो की? रहा, नहीं हो रहा सर। किसी के पास भी हो रहा? किसी के पास हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे ये तो बताएं, आप नहीं में से सर, नहीं किसी के होता। पास नहीं हो रहा? भाई क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो शेयर कर दी है यहाँ से। और हैपेंड? आप लोगों के पास अभी क्या शो हो रहा है? सर ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। यार मैंने यहाँ से शेयर कर दिया है, मैं दोबारा इसको पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा। तो आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं कंप्लीट स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। कंप्लीट स्क्रीन को शेयर करने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही क्लटर लगता है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं।
ठीक है, तो अभी आपको शो हो रहा होगा क्योंकि कंप्लीट स्क्रीन को मैंने शेयर कर दिया। अभी शो यस हो रहा सर। है? यस सर। अच्छा सॉरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और उसमें फर्क भी बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या होता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को पढ़ेगा टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे एक एक लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करके एक फाइल आपको बना के दे देगा। ठीक है, उस फाइल को आप जाके एग्जीक्यूट करते हो, उसको रन करते हो। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, इसको पढ़ेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, इस लाइन को पढ़ा, एग्जीक्यूट कर दिया, इस लाइन को पढ़ा, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, पर कंपाइलर से काम नहीं करता। ये डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस को रन करने के लिए काम आता है, ये आपके काम की चीज नहीं है फिलहाल। ठीक है, पर मैं आपको क्योंकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका यूज कर रहा हूँ डेव सी प्लस प्लस का, क्योंकि सी प्लस प्लस को चलाने के लिए हमें एक आईडी चाहिए होती है। तो ये एक आईडी ही है। ठीक है, जिसमें सी प्लस प्लस का कंपाइलर इंस्टॉल्ड है, क्योंकि सी प्लस प्लस को चलाने के लिए इसका कंपाइलर हमें चाहिए होता है। तो कंपाइलर आईडीई के साथ आता है। ठीक है, तो आईडी क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही, तो उसकी मैं इस पर नहीं जाऊंगा। तो ये कोड लिखा हुआ है, ये सिंपली करेगा क्या, ये हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा, बस इतना सा काम कर रहा है ये कोड। ये कोड क्या कर रहा है, ये हेलो वर्ड में लिख के दे देगा। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और ये देख रहे हो आप कंपाइल, सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब जैसे क्लिक किया तो नीचे देखो ये क्या कर रहा है, कंपाइलेशन रिजल्ट, और उसने एक कंपाइल हुई फाइल बना के मुझे दे दी जो कि है proc.exe के नाम से। proc.exe मतलब एक अलग से फाइल बना के दे दी मुझे, क्या भाई आप इस फाइल को रन करो। और जैसे ही इस फाइल को रन करूंगा मैं, इस वाली को proc.exe को, अब ये देखो जैसे ही रन करूंगा तो नीचे देखना आउटपुट, ये देखो हेलो वर्ड आ गया। कौन सी फाइल रन हो रही है, proc.exe हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पहले पूरे कोड को पढ़ेगा कंप्लीट को, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके आपको एक फाइल बना के दे देगा। वो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये रही वो फाइल। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा तो ये मुझे हेलो वर्ड शो करेगा। अब ये बंद हो रहा है, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्यों बंद हो रहा है। ठीक है, वो रिटर्न जीरो की वजह से बंद हो रहा है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस की कहानी, इसके तो उस पर जाना नहीं है मैं। ठीक है, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था कि कंपाइलर जो है आपको एक अलग से फाइल बना के दे देता है, जैसे कि ये प्रोग के नाम से आप देख रहे हो यहाँ पर, ये फाइल मुझे इसने बना के दे दिया। अब इसको जाके एग्जीक्यूट करो। अब इसको जब रन करूंगा, ये .exe फाइल है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो .exe उसकी एक फाइल होती है जिसकी वजह से वो रन होता है। तो उसी तरीके से एक .exe फाइल इसने मुझे दे दी है, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर हम जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं जनरली। कंप्यूटर जैसे ही आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर बना हुआ है। तो सी प्लस प्लस हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको अजमल भाई। यस सर, क्लियर हो। कंपाइलर आपको अलग से फाइल बना के नहीं देता, पर इंटरप्रेटर आपको जो है वो, और सॉरी कंपाइलर आपको अलग से फाइल बना के देता है। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, वो एक लाइन पढ़ता है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अच्छा एक और चीज बतानी थी, एक और चीज बतानी थी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया जीत। अब जीत सी प्लस प्लस को नहीं पता जीत क्या है। ठीक है, जीत क्या है। अब इसको जैसे कंपाइल करूंगा तो आप देखना ये मुझे एरर दे देगा। ये देखो, जीत वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ठीक है, ये क्या मुझे एक एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये फाइल को रन करने नहीं देगा। ठीक है, कंपाइल किया, एरर दे दिया है, बोला जब तक आप एरर को नहीं हटाओगे मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो मुझे एरर को हटाना पड़ा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एरर्स को खत्म कर देती है। कंपाइल जो लैंग्वेज होती है ना, आपको जो फाइल मिलती है ना, फाइनल आउटपुट मिलता है, ये फाइल की बात कर रहा हूँ। ये फाइल, ये कंपाइल टाइम एरर फ्री होती है। अब कंपाइल टाइम एरर क्या होती है हम एरर की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक है एरर्स के कितने टाइप्स होते हैं, बग होता है, एरर होता है, कंपाइल टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे। पर अभी आप देखें, कंपाइल लैंग्वेज का यही फायदा है कि भाई जो है आप एरर फ्री आपका कोड होता है। कंपाइल टाइम एरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। वो जब आप रन करते हो ना तब आपको एरर थ्रो करता है, क्योंकि वो एक लाइन को पढ़ता जाता है, इसको रन करता जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो आधे में ही रन होके बंद हो जाता है।
एरर की वजह से। अभी आपको मुझे पता है समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, ठीक है। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे एरर वाले पे, तब ये सारी चीजें मेक सेंस करेंगी, ठीक है। क्लियर है अब? यस सर क्लियर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। ये तो था रिवीजन, ठीक है, ये तो था रिवीजन। अब इस पे नहीं आते, आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास का एजेंडा क्या है बेसिकली वो देखते हैं। आज की क्लास का एजेंडा क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास का एजेंडा भाई ये, इसको मैं साइड में कर दूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज यूज्ड अराउंड जावास्क्रिप्ट के। किसी भी लैंग्वेज की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो काफी लैंग्वेज में सेम भी होती हैं। टर्मिनोलॉजीज का तो पता है ना, इसका मतलब क्या है। कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सिंटेक्स, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये प्रोग्रामिंग वर्ड में बड़ा यूज होता है। ये क्या प्रोग्रामिंग वर्ड की एक टर्म है, एक लफ्ज है। टर्म मतलब लफ्ज, लफ्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि सिंटेक्स, ये सिंटेक्स आप और कहीं नहीं सुनोगे, प्रोग्रामिंग दुनिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में ही सुनोगे। क्या इसका सिंटेक्स कैसा है, इस लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग है, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स अलग है, सी प्लस प्लस का सिंटेक्स अलग है। तो ये कुछ टर्म्स होती है, आपको पता होनी चाहिए। आगे जाके आपको यही टर्म्स परेशान कर रही होती है, यही वर्ड्स परेशान कर रहे होते हैं। भाई यार सिंटेक्स का किसी ने वर्ड बोल दिया, आपको पता ही नहीं सिंटेक्स क्या होता है। भाई किसी ने स्टेटमेंट बोल दिया, आपको पता ही नहीं स्टेटमेंट क्या होता है। किसी ने एक्सप्रेशन बोल दिया। अब काफी लोग स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों सेम चीज है। सेम चीज नहीं है, फर्क है। वैल्यू क्या चीज है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, जावास्क्रिप्ट के अराउंड यूज होती है। ये सारे वर्ड्स जो है ना, जावास्क्रिप्ट के अराउंड यूज होते हैं। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें आज क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि हम आगे जब बढ़ेंगे ना, मैं ये टर्म्स का यूज करूंगा, ये वर्ड्स का यूज करूंगा, तो आपको मसला ना हो। मैं सिंटेक्स बोलूँ, आप बोलो सर ये सिंटेक्स क्या, आप वहीं पे परेशान हो जाओ। तो अभी आज ही मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे आप, मुझे पता है आप लोगों को सिंटेक्स का मतलब पता है, क्योंकि ये मैंने सीएसएस के पार्ट में, एचटीएमएल के पार्ट में ही समझा दिया था बहुत बहुत अच्छे तरीके से। फिर आज भी देखेंगे, आज भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को एजेंडा आज का क्लियर हो रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले उन चीजों पे जाने से पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। मैं इसकी अभी इन डेप्थ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये जो है ना, वॉट अप्रोच सीक्वेंस जावास्क्रिप्ट फॉलो टू एग्जीक्यूट या रन द कोड, मतलब जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो कोड को रन कैसे करता है, पढ़ता कैसे, इसको इंटरप्रेट कैसे करता है, मतलब उसको ट्रांसलेट कैसे करता है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये जो है हम पढ़ेंगे एडवांस पार्ट में, ये एडवांस पार्ट का हिस्सा है। अगर मैंने आपको अभी पढ़ाना शुरू कर दिया ना, ये कॉल स्टेट, ये इवेंट लूप, आपके ऊपर पर से चीजें निकल जाएंगी। अभी आपको वेरिएबल का ही नहीं पता, तो आपको ये क्या चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें से आपको बताऊंगा बस। मैं अभी फुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है। अब आप बोलोगे सर ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होती है। तो भाई मेरे टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब ये है कि पहली लाइन जो पहले आएगी ना, वो पहले एग्जीक्यूट होगी। दूसरी लाइन वो बाद में आई है तो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ऐसा कभी नहीं होगा पहले दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है मतलब रन हो रही है। एग्जीक्यूट का मतलब मैं उसको चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, मतलब जावास्क्रिप्ट उसको चला रहा है, जावास्क्रिप्ट इसको ट्रांसलेट कर रहा है, कंप्यूटर उसको समझ के उसको उसका मतलब आपको दे रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है, अगर आप लोग एग्जीक्यूट का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, सॉरी, जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे। मतलब जो कोड पहले लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सीन नहीं है आप। तो पहले अगर आपने कोई लाइन लिखी है तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। इसकी एग्जाम्पल में यहाँ लिखी हुई है, ये देखो। पहले ये लाइन चलेगी, दूसरी ये लाइन चलेगी, तीसरी ये लाइन चलेगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई कि थर्ड पहले चल रही हो, सेकंड बाद में चल रही हो, फर्स्ट सबसे लास्ट में चल रही हो। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जावास्क्रिप्ट इस चीज को फॉलो करती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। अब ये थ्रेड क्या होता है वो हम एडवांस पार्ट में देखेंगे, पर मैं छोटा सा बता देता हूँ। थ्रेड जो है वो हमारे प्रोसेसर के अंदर, जो हमारा प्रोसेसर है, कोर i7 आप सुना होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। कोर i7, कोर i5, ये सारे प्रोसेसर है, ठीक है। सो उसके अंदर लॉजिकल छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं।
ठीक है, आप समझे कि वो छोटे छोटे जो प्रोसेसेस हैं वो वेटर्स हैं, ठीक है। अब सिंगल थ्रेड मतलब एक ही वेटर, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, उसको आप जो भी चीज दोगे वो, अब एक बंदा कितने काम कर सकता है आप खुद बताओ। एक वेटर एक टाइम पे एक ही ऑर्डर ले सकता है, ठीक है। इस सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये है कि एक वेटर होगा, वो एक टाइम पे एक ही काम करेगा। तो जावास्क्रिप्ट भी यही करती है, एक टाइम पे एक काम करेगी, ठीक है। तो पहले ये करेगी, फिर बाद में ये करेगी, बाद में ये करेगी, ठीक है। एक साथ नहीं ये करेगी, मतलब एक साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। पहले ये पहले ये पहले ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये एडवांस पार्ट में इसको हम डिटेल में समझेंगे, अभी आपको मुझे पता है नहीं समझ में आएगा ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये थ्रेड क्या होता है, ठीक है। ये बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, पर थोड़ा बहुत नो आपको मैं देना चाहता हूँ इस चीज की, ये एडवांस का पार्ट है। तो जावास्क्रिप्ट आप बस ये समझो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो टॉप टू बॉटम काम करती है, पहले जो आएगा वो पहले एक्सिक्यूट होगा या उसको रन करेगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और दूसरी चीज के जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब एक ही बंदा है काम करने वाला, वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। जैसे एक पोर्टल में मल्टीपल वेटर्स भी होते हैं, मतलब जो मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होते हैं, तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, ठीक है। मल्टी थ्रेड मतलब बहुत सारे थ्रेड्स वहां पर है, बहुत सारे वेटर्स हैं। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब उसके पास एक ही वेटर है काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, हम आगे बढ़ते हैं। अजमल भाई आपको समझ में आई चीजें? हिजरा ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंटेक्स क्या होता है इसका मतलब मुझे साथ बताएंगे, क्योंकि ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इसको बाद अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। तो साथ भाई, साथ निजामानी भाई मुझे बताएं कि व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स का क्या मतलब है? और सिंटैक्स जो हम लिखते हैं, कोड जो लिखते हैं उसको सिंटैक्स कहते हैं। कोड को लिखने को सिंटेक्स कहते हैं? और जो नहीं भाई, लैंग्वेज होती है कोड की। नहीं, सही आंसर नहीं है। अजमल भाई आप बताएं, व्हाट इज, व्हाट डज इट मीन बाय सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या चीज है भाई, क्या भला है सर सिंटेक्स, मुझे सर बताओ। सिंटैक्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि मतलब हम कोड जो लिखते हैं ना वो उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। जबरदस्त, मतलब सिंटेक्स का क्या मतलब है? सिंपल मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंटेक्स का मतलब है भाई लैंग्वेज का तरीका, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज को उठा लो, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, तो सेंटेंस को लिखने का तरीका होता है जिसको हम ग्रामर कहते हैं। सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है ना भाई, जिसको हम ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर के रूल्स क्या कहते हैं कि भाई पहले नाउन आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर बाद में पता नहीं चला। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को हम सिंटेक्स कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ग्रामर को हम सिंटेक्स कहते हैं, ये ग्रामर ही है। ये सर आपकी आवाज कट रही है। रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है आपको कोड लिखना कैसे है, लिखने के तरीके को सिंटेक्स कहते हैं। ज्यादा कट हो रही है, मैं अभी सर इंटरनेट को बीच चेंज में कर रहा हूँ। सर उधर लेट मी चेंज माय इंटरनेट, जस्ट गिव मी वन मिनट। अच्छा जी, आप बताएं, आप ठीक है आवाज? यस सर। अच्छा, मैं ये बता रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि जैसे कि कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिफाइन करता है? ग्रामर डिफाइन करती है ना, उसकी ग्रामर को हम रूल्स एंड रेगुलेशन ही बोलते हैं। कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस बनाने का तरीका, कोई भी आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। या एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। वो सेट ऑफ रूल्स, एप्लीकेशन पे आप क्या लिखते हो, बिल्कुल लिखते हो, फिर टू दी मतलब हेड मास्टर, उसके बाद रिस्पेक्टेड मैडम, जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है, फिर बाद में आप एंड में अपना बता रहे होते हो कि किसने एप्लीकेशन लिखी है, फिर डेट भी लिख रहे होते हो, सिग्नेचर दे रहे होते हो, पूरा एक पैटर्न है ना, पूरा एक तरीके कार है वहां पर। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर को सिंटेक्स कहा जाता है। इंग्लिश में जैसे ग्रामर होता है ना, अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोलूं, जीत माय इज नेम, आपको समझ में आएगा? जीत माय इज नेम। अजमल बोले भाई अजमल नेम इज माय, मैं बोल रहा हूँ जीत माय इज नेम, अजमल बोल रहा है अजमल नेम इज माय, मतलब कोई तरीकेकार ही नहीं है बोलने का। तो वो तरीकेकार हमें ग्रामर ने बता दिया कि भाई ये चीजें यूज करो, ठीक है, ये तरीका यूज करो बोलने का। माय नेम इज जीत कुमार, माय नेम इज अजमल, एक ही तरीका बता दिया आपको, तो उसी को ग्रामर कहते हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कोड आप लिखते हो ना, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हो, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोड लिखोगे तो उस लैंग्वेज के आपको तौर तरीके कानून आपको सीखने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप उस लैंग्वेज के साथ काम कर पाओगे। मेक सेंस कर रही है चीजें, समझ में आ रही है? इसको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। और अभी हम ये भी सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को लिखने के तरीके क्या क्या है, जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, वो है इन ब्राउजर, और सॉरी ब्राउजर नहीं, मतलब हमारे फाइल के अंदर, ठीक है। मैं index.html बना रहा हूँ, ठीक है। याद है आप लोगों को इंटरनल सीएसएस हम यूज करते थे? इंटरनल सीएसएस कैसे लिखते थे अजमल बताओ? इंटरनल सीएसएस मुझे लिखनी होती थी तो मैं कैसे लिखता था? सर हेड के अंदर स्टाइल का टैग यूज कर। आप क्या करते थे, इसी के अंदर स्टाइल का टैग लगाते थे और इसके अंदर वो अपनी जो है क्लास वगैरह लगाते थे। उसी तरीके से एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। अब रिकमेंड ये किया जाता है आप उसको हेड में ना लिखो, हेड में ना लिखो, इसको लिखो बॉडी में। रिकमेंड ये किया जाता है इसको लिखो बॉडी में, लाइक दिस, ठीक है। ये आपको टैग दे दिए जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए, जैसे कि स्टाइल टैग आपको दिया गया है, क्या इसके अंदर जो भी लिखोगे वो सीएसएस का पार्ट होगा। इन दो चीजों के बीच में कोई भी चीज लिखोगे ना, वो सीएसएस का पार्ट है। उसी तरीके से इन दो चीजों के बीच में आप कोई भी चीज लिखोगे ना, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा, ठीक है। ये एचटीएमएल का पार्ट नहीं होगा, किसका पार्ट होगा? जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा। जहां आप जो भी लिखोगे, जहां आप जो भी लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा, पार्ट, ठीक हो गया? मेक सेंस? ठीक है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं console.log। अभी console.log क्या है उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं। console.log क्या है वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ document.write, ठीक है, ये बेहतर रहेगा क्योंकि हम HTML की फाइल के साथ काम कर रहे हैं। और document.write क्या है ये भी आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझे फिलहाल। अभी मैं आप बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट आप लिखते कहाँ पर हो। तो एक तो ये तरीका है कि आप इंटरनल तरीका आप यूज कर रहे हो, जैसे कि ये स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसके अंदर आप जो चीज लिखोगे, अब ये पार्ट, ये चीज जो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। अगर यहाँ मैं H1 लिखूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है? यहाँ पर जो भी चीज लिख रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट और राइट क्या करेगा, ये हेलो वर्ड को लिख देगा हमारे index.html के अंदर, ठीक है। इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। इसको मैंने किया रन, ठीक है। ये देख रहे हो हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड कहाँ से आ रहा है? ये हेलो वर्ड आ रहा है भाई साहब यहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, अभी इस पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप समझो कि जावास्क्रिप्ट देखो मेरी वर्क कर रही है, जावास्क्रिप्ट मेरी काम कर रही है। एक तो तरीका ये है लिखने का, ठीक है, मैं तरीकेकार बता रहा हूँ लिखने का, एक ये तरीका है, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है भाई, यहाँ पर आप जाओ इंस्पेक्ट करो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंसोल का। दूसरा तरीका ये है, और ज्यादातर जो है हम अपनी लर्निंग में इसी का यूज कर रहे होंगे जब तक डोम नहीं आती है। डोम हमारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको HTML के साथ खेलना है तो जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है डोम, वो हम सीखेंगे आगे जाके। अभी आप, मैं क्या सिखा रहा हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं, कहाँ पे लिखते हैं, किन किन जगहों पे लिखा जाता है। एक तो ये तरीका है, ये इंटरनल के थ्रू। उसी तरीके से दूसरा तरीका है ये भाई, ये कंसोल के अंदर लिखा जाता है। तो ब्राउजर के अंदर एक आपको मैंने बताया था एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, याद है? जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है मुझे कौन बताएगा? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है? हनीफ, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट इंजन, इसका क्या काम है?
सर ये थोड़ा जहन में नहीं है अभी। आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी? जी सर की थी, लेकिन अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा। अच्छा हसन, आप बताएं कि जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है? हसन, हेलो। जी जी। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है। जी जी आ रही है। हाँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है ये जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल। और ये जावास्क्रिप्ट इंजन हम ब्राउज़र को एज ए जावास्क्रिप्ट इंजन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे हसन ने कहा कि जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो जावास्क्रिप्ट को रन करा तरीके से, जैसे यहाँ में लिख रहा था ना हेलो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, तो ये पता है कौन समझ रहा था? ये जावास्क्रिप्ट का इंजन पीछे से बिहाइंड द सीन समझ रहा है, इन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि उस ये सारी चीजें करने का, एग्जीक्यूट करने का, रन करने का काम किसका है? जावास्क्रिप्ट इंजन का है। उसी तरीके से हमारे ब्राउजर में ये जावास्क्रिप्ट इंजन कहाँ होता है? हमारे ब्राउजर के अंदर होता है। ये ब्राउजर का पार्ट है, ब्राउजर का पार्ट है जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है? वही जावास्क्रिप्ट को रन करने में मदद कर रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट का इंजन नहीं होता, अगर जावास्क्रिप्ट का इंजन यहाँ पर नहीं होता, तो ये मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो ही नहीं होता, मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो ही नहीं होता, ठीक है? जावास्क्रिप्ट इंजन ही वो वाहिद बंदा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। उसी तरीके से, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट को खोला, इंस्पेक्ट किया, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे कंसोल, यहाँ पर आप जो लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। मतलब वैसे तो आप कुछ भी लिख रहे हो, ये भी आप देख रहे हो, ये भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, ये पूरा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है? यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को चला सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का चला के उसका आउटपुट देख सकते हो बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि स्क्रिप्ट का टैग बनाओ, फिर डॉक्यूमेंट और ड्रैग करो, हेलो वर्ड करो, तो ये थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है। यहाँ पर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो उसको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर लेगा। देखो 2+2 किया, ये देखो 4 आंसर आ गया मेरे पास। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर इसका यूज कर रहा हूँ, कंसोल का, ठीक है? नेक्स्ट सेंस कर रही है चीजें कि मैं ये कंसोल को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है इसको यूज करना, कि मुझे वो बार बार फाइल को रन, इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल को रन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है? ये मुझे बहुत आसानी प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है? ये कंसोल हमें इसीलिए दिया गया है कि जावास्क्रिप्ट की जो चीजें अगर सही से काम नहीं कर रही तो यहाँ पर इसके एरर आ जाते हैं कि भाई कहाँ पर मसला आ रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कोई एरर कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई एरर करता हूँ, तो मजा देखना, ठीक है? मैंने यहाँ पर अभी मैं एक एरर करूंगा, ठीक है, मैं कोई मिस्टेक कर दूंगा यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा जीत डॉट राइट। अब जीत डॉट राइट ये कोई चीज है ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब देखना मजा, ये देखो आगे एरर, रेफरेंस एरर, जीत इज नॉट डिफाइंड देख रहे हो, रेफरेंस एरर। अब ये बहुत सारे एरर्स होते हैं, ये हम देखेंगे, पर आप देख रहे हो ये कंसोल आपकी हेल्प कर रहा है एरर्स को देखने के लिए, ठीक है? तो ये डीबगिंग में भी हमारी मदद करता है, ये बेसिकली हम डीबगिंग के लिए यूज करते हैं। डीबगिंग क्या है, बग क्या है, ये हम सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर कोड लिखने से थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है, मैं इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी वो काम कर सकता हूँ, यहाँ पर भी वो काम कर सकता हूँ, पर ये थोड़ा ज्यादा हैवी हो रहा है, इसकी वजह से मैं यहाँ कंसोल यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो कंसोल में हमारे पास एक फंक्शन आता है, अब फंक्शन क्या है वो भी देखेंगे बाद में, ठीक है? इसको फंक्शन कहते हैं। कोई भी चीज जिसके आगे ये पैरेंथेसिस लग जाए वो फंक्शन कहलाता है, ठीक हो? अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ना हेलो वर्ड, जैसे इसको मैं हेलो वर्ड लिखा और एंटर किया, देखो हेलो वर्ड मुझे इसने आउटपुट दिया। अभी अनडिफाइंड किया है, ये क्यों आता है इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट को आपने देखा कि एक तो ये तरीका लिखने का कि आप एचटीएमएल की फाइल बनाओ, उसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग बना दो, ठीक है, और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो। अब यहाँ पर जो भी लिखोगे वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप कंसोल के अंदर जाओ, वहां पर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, आपको उसका आउटपुट वही के वही मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ मुझे यही के यही जावास्क्रिप्ट में मैंने जो भी लिखा था, ये जावास्क्रिप्ट में मैंने लिखा था, जावास्क्रिप्ट इंजन ने क्या किया, उसको कंप्यूटर के बताया, कंप्यूटर ने मुझे इसका आंसर दे दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो कोड पढ़ रही है वो समझा किसको रही, कंप्यूटर को समझा रही है, ठीक है? तो उसने कंप्यूटर ने मुझे ये आंसर दे दिया हेलो वर्ड, जो मैंने यहाँ लिखा था। इसका काम ही है कि भाई यहाँ पर कंसोल के अंदर चीजों को शो कराना। अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक हो गया? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? मुझे बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है समझने में? मैं जितना इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उतना इजी कर रहा हूँ इसको, मतलब जितना मुझसे हो पा रहा है कि यार जितना मतलब लो लेवल चीजों पे लेके जाऊं,
लो लेवल से मतलब कि बहुत ही आसान करके, जैसे बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है वैसे। क्योंकि मैं सारी चीजों से गुजर चुका हूँ यार, ये मुझे नहीं समझ में आती थी जब एडवांस चीजें वर्ड्स यूज होते थे तो मैं अटक जाता था। तो मुझे वो तकलीफ पता है, इस वजह से मैं इन चीजों का बहुत ख्याल रखता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। और तीसरा तरीका क्या है कि आप अलग से फाइल बना लो। तो अब तीसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल बनाओ। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल बना लो और यहाँ पर वही करो, ये रखा के अब ये चीज डॉट राइट को मैं ठीक करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा फिलहाल के लिए। ठीक हो गया। और ये कोड में कहाँ लिख रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट टैग लिखाने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है। सर आपका यहाँ ब्राउजर पर स्लो मुझे है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा था कि मैंने क्या किया। अभी दो तरीके हमने देखे, पहला तरीका ये था। ठीक है, दूसरा तरीका था कि आप ब्राउजर के अंदर जाके, कंसोल के अंदर जाके अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हो। तीसरा तरीका क्या है कि भाई आप एक फाइल बनाओ स्क्रिप्ट डॉट जेएस की। ठीक है, जैसे कि सीएसएस में हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करने के लिए हम स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बना रहे थे। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नली लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल बनाते हैं। अब नाम कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंशन डॉट जेएस होना लाजमी है। जैसे कि उसके अंदर हम डॉट सीएसएस लिख रहे थे ना, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की फाइल जो आप बनाओगे एक्सटर्नल फाइल, वो डॉट जेएस के नाम से सेव होगी। एक्सटर्नल फाइल का तो पता है ना, जैसे कि सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस बनाते थे, तो क्या है वो सीएसएस की फाइल कहलाती थी। क्यों कहलाती थी? डॉट सीएसएस एक्सटेंशन की वजह से हमारा कंप्यूटर समझ जाता था कि यार ये सीएसएस की फाइल है। उसी तरीके से डॉट एचटीएमएल से ये समझ जाता है कि एचटीएमएल की फाइल है। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की फाइल को डॉट जेएस से मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस की जगह आप जीत डॉट जेएस कर सकते थे, पर ये स्टैंडर्ड है, हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे कि स्टाइल डॉट सीएसएस की आप जब फाइल बनाते हो तो आप वहां पर ऐसे नहीं करते हो, आप यहाँ पर ऐसे नहीं करते हो कि आप उसी के अंदर भी स्टाइल टैग लिख रहे हो। भाई जब वो सीएसएस की फाइल है तो आप स्टाइल लिखने की क्या जरूरत है? एचटीएमएल में तो आप बता रहे हो ना कि यार एचटीएमएल के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखूं भाई डॉट डॉट माय क्लास, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। अब यार एचटीएमएल को क्या पता इसका क्या मतलब है? एचटीएमएल को नहीं पता इसका मतलब, जब तक आप एचटीएमएल को ये नहीं बताते कि भाई ये स्टाइल टैग का पार्ट है, ये सारी चीजें जाएंगी स्टाइल के अंदर, तब एचटीएमएल को ये मेक सेंस करेंगी चीजें। अब एचटीएमएल समझ जाएगा यार ये जो है ना, ये जो चीज लिखी हुई ये सीएसएस का पार्ट है। तो एचटीएमएल को समझाने के लिए हम यहाँ लिखते थे। उसी तरीके से एचटीएमएल को समझाने के लिए हम स्क्रिप्ट का ये टैग यूज करते हैं कि हम यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, इसके अंदर जो भी लिखे हो तो उसी तरीके से यहाँ पर अब स्क्रिप्ट जेएस की फाइल मैंने अलग से बना दी है, तो कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा भाई ये यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ही कोड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, तो डायरेक्टली यहाँ पर राइट लिख सकता हूँ क्योंकि उसको पता है। ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखा, अब इसको रन करूंगा तो इसको रन करूंगा तो मुझे कुछ शो नहीं होगा, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। भाई क्यों शो नहीं हो रहा, क्या वजह है? आप लोगों को क्या वजह लग रही है शो ना होने की? मुझे यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ हेलो वर्ल्ड शो नहीं हो रहा। अगर मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड शो हो रहा था, पर यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? हाँ भाई सर आपने स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाया बताओ था। चीज। खिजरा सही कह रही है या गलत कह रही है? जी, क्या खिजरा ने जो बताया वो ठीक था या गलत था? नो सर, खिजरा के सर लिंक शायद नहीं किया हुआ आपने। बिल्कुल, खिजरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि यहाँ पर मैंने एचटीएमएल को बताया ही नहीं है, तो वो कैसे बेचारी समझेगी उसको? तो इस फाइल को मुझे यहाँ पर लिंक कराना पड़ेगा। अब सीएसएस को हम कैसे लिंक कराते थे भाई? सीएसएस को हम लिंक कराने के लिए लिंक का टैग यूज करते थे। ठीक है, लिंक, फिर वो, ठीक है, ये पूरा इसका सिंटेक्स होता था। ठीक है,
CSS की फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को ऐड करने के लिए हम ये तरीका यूज करते थे। पर जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐसे ऐड नहीं होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐसे लिंक के टैग के ऐड नहीं होती। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करो, वही स्क्रिप्ट का टैग आप यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप बताओगे SRC। SRC का क्या मतलब है? सोर्स, मतलब सोर्स मतलब कहाँ से आ रही है वो फाइल। तो यहाँ पर मैं हमारे सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर script.js में दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास फाइल नहीं आ रही है, अगर आपके पास ये फाइल, आपके पास ये मतलब ऑटो सजेशन नहीं आ रही है, जैसे कि देखो यहाँ पर आ रही है स्क्रिप्ट, ये ऑटो सजेशन आ रही है, तो आप क्या करो, कंट्रोल स्पेस दबाओ। ये देखो, ये जितनी भी फाइल उस फोल्डर के अंदर अंदर होंगी वो मुझे दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर script.js पे क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल S दबाओगे तो स्पेस, कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल का बटन, स्पेस का बटन, तो ये देखो जितनी भी इस फोल्डर के अंदर फाइल होगी मेरे पास हो जाएंगे, और मैं script.js पे क्लिक करूंगा। तो अब क्या हुआ, बस इतना करने से मेरी फाइल, जो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वो HTML को पता लग गई कि यार ये कोड, ये जो है ना मेरी फाइल पे अब रन कर सकता है। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके हमने देख लिए जावास्क्रिप्ट को लिखने के। ये एक तो आप इंटरनली लिख सकते हो, एक तो आप इंटरनली लिख सकते हो। अब ये जो ये ना, आप इसको बॉडी में रखो। अब ये बॉडी में क्यों रखें, इसकी क्या पीछे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हेड की जगह बॉडी में क्यों रखना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पर अभी अभी के लिए इसको हेड में ना रखो। हेड में क्यों नहीं रखना है, उसका लॉजिक हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अब आज का मुद्दा नहीं है हमारा, ठीक है। तो मैंने बॉडी में वो भी सबसे लास्ट में रखो। आपने यहाँ पर HTML का कुछ कोड लिखा है तो सबसे लास्ट में रखो, बॉडी के एलिमेंट के पहले, ठीक है। उसके पीछे एक लॉजिक है, वो क्यों रखा जाता है वो बाद में देखो, ठीक हो गया। तो ये 3 तरीके मैंने देख लिए कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट, उसके बाद कंसोल, ब्राउजर के अंदर, कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट आप लिखते हो। थर्ड क्या है कि एक्सटर्नल फाइल बना दो, उसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो। तो उससे एक बेनिफिट हो रहा है हमें, एक्सटर्नल फाइल सबसे बेस्ट तरीका है। वो बेस्ट तरीका क्यों है, ये CSS में हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल फाइल का जो यूज जो है वो हम क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है। हमारे पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे कि भाई एक्सटर्नल फाइल हम क्यों यूज करें, हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्यों ना यूज करें। जी, कौन बताएगा पुराने स्टूडेंट में से? खिजरा, साद निजामानी, अजमल, अरसलान, हनीफ, आप लोगों में से कोई बताना चाहे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अलग से फाइल बना के उसके अंदर उसका कोड लें। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी सर आ रही है यस सर, आ सर। रही है। CSS में तो हम लगाते थे इसको अलग, उस फाइल को इसलिए रखते थे ताकि हम सब में स्टाइल लगा सकें। ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या था कि आप ये फाइल मल्टीपल HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। दूसरा रीजन बताओ, दूसरा रीजन बड़ा सर इंपॉर्टेंट। दूसरा रीजन ये है कि जो कोड हम लिखते हैं वो बहुत ज्यादा खराब लगता है। इस वजह से अगर वो जो फाइल CSS की फाइल अलग होती है तो उसमें सिर्फ CSS की फाइल ही होती है और HTML की फाइल अलग ही होती है, इस मतलब वजह से। इससे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो रहा है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या कहता है कि भाई जो जिसका कोड है, जो जिसका कोड जहां पे बिलोंग करता है वहां लिखो। तो जावास्क्रिप्ट का कोड है तो जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिखो, HTML का कोड है तो HTML की फाइल के अंदर लिखो, CSS का कोड है तो CSS की फाइल में लिखो। अगर आप सारी चीजें यहाँ पर लिख दोगे इसी फाइल के अंदर, एक ही फाइल के अंदर, CSS भी यहाँ लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर लिख रहे हो, तो होगा क्या कि आपका कोड बड़ा हो जाएगा, बड़ा मेसी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। आपके लिए मुश्किल ना, डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाएगी पढ़ने के लिए कोड, वो समझ नहीं पाएगा यार, इतना बड़ा कोड हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न ये कहता है कि भाई जो जहां पर चीज बिलोंग करती है इसको वहां पर रहो। अरू बरू में आप एक ही फाइल के अंदर सब चीजों को मत घुसाओ। इसकी वजह से हम यहाँ पर अलग से फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई जावास्क्रिप्ट को लिखने के तरीके क्या है, ठीक हो गया। और सिंटेक्स, अब सिंटेक्स का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पर ये लगाया नहीं। अब मैं सिंटेक्स के बारे में बता रहा हूँ। अब जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स ये कहता है कि भाई अगर आपको लिखना है यहाँ पर कुछ, डबल कोटेशन के अंदर रखो भाई, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है। अब स्ट्रिंग क्या है वो बाद में देखेंगे, ये बेसिकली स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट कहती है कि भाई स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ये है, आप ये ऐसे नहीं लिख सकते।
मुझे देखो यहाँ यहीं पर ही एरर बता रहा है, ये देखो कोमा का एरर बता रहा है, मुझे यहीं पर ही वो एरर बता रहा है। ठीक है, और मैं अगर मैं यहाँ पर इसको रन भी करके दिखाऊं, इसको मैं अगर चला के भी दिखाऊं यहाँ पर, तो देखो मुझे ये एरर देगा। ये देखो, ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है, ये देखो मिसिंग पैरेंथेसिस आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, ये देखो सिंटेक्स एरर, यहाँ पर क्या दे रहा है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स वही जो मैंने आप लोगों को बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन हम उसके फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट की बात को नहीं मान रहे हैं। जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई मेरे रूल्स है भाई, फॉलो करो, कन्वेंशन नहीं रूल है। ठीक है भाई, स्ट्रिंग के ऊपर हमेशा जो है वो डबल कोटेशन लगती है, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या है वो डेटा टाइप में बढ़ेगी, और अब ये देख लो कि जो भी चीज डबल कोट्स के अंदर रहेगी वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो सिंटेक्स का बेसिकली मतलब ये है। ठीक हो गया, अब आते हैं स्टेटमेंट पे। अब काफी बच्चों को ना, जो सीनियर डेवलपर भी मैंने देखे जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो मेरे अंदर मतलब है कि यार मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि यार मतलब एक होता है ना कि यार आजमाना कि यार बंदे को वाकई काम आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ कि यार ये क्या स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दोनों सेम चीज है? तो वो जो काफी जो मैंने देखे वो कहते हैं हाँ यार ये दोनों सेम चीज है, पर दोनों सेम चीजें नहीं है, ये अलग अलग। मुझे भी यही लगता था कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दोनों सेम चीज है, पर ये सेम चीजें नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वो देखते हैं। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, अब वो समझो। स्टेटमेंट कहती है कि भाई कोई भी कोड जो कुछ एक्शन कर रहा हो, कोई भी कोड जो कुछ एक्शन कर रहा हो, ठीक है, मैसेज कर रही है, कोई भी कोड जो कुछ एक्शन कर रहा हो। अब वो कोड क्या है, ये देखो, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट और राइट हेलो वर्ल्ड, ये कोई एक्शन कर रही है ना, ये एक्शन क्या कर रही है भाई, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे प्रिंट करा के दे रही है। दिस इज एन स्टेटमेंट। अब एक्सप्रेशन क्या कहती है, एक्सप्रेशन क्या कहती है, एक्सप्रेशन कहती है कि भाई कोई भी स्टेटमेंट जो आपको वैल्यू ला के दे, जो भी स्टेटमेंट जो आपको कोई आउटपुट प्रोड्यूस करके दे, मतलब वैल्यू प्रोड्यूस करके दे, एक ही वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। मुझे पता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, स्टेटमेंट आपको क्लियर कट तो समझ में आ रहा होगा कि भाई ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड एन स्टेटमेंट। मतलब कोई ना कोई ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, ये हेलो वर्ड यहाँ पर प्रिंट करा, स्टेटमेंट है। एक्सप्रेशन क्या है भाई, एक्सप्रेशन क्या है, कोई ना कोई वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, वो कोई वैल्यू मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वो। ठीक है, अब उसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी जगह लिख दिया 2+2। ये देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या दे रहा है, 4। अभी 2+2 दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। अभी एक्सप्रेशन में क्या लिख रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, सेम चीज नहीं है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि मैं इस स्टेटमेंट के अंदर ये एक्सप्रेशन को डाल रहा हूँ, ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि ये मुझे एक वैल्यू प्रोड्यूस करके दे रही है। 2+2 किया तो मुझे इसने 4 दे दिया, एक वैल्यू दे दी। कोई भी एक वैल्यू प्रोड्यूस मुझे करके दे, 2+2 एक वैल्यू 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ड कर रहा था, मैं पहले हेलो वर्ड कर रहा था, तो ये दोनों वर्ड मुझे यहाँ पर शो कर रहा था। तो ये क्या एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 2+2 लिख दूं स्ट्रिंग में, तो ये मुझे एज इट इज बता देगा, दे देगा। ये देखो 2+2 दे दिया, 4 नहीं दिया इसमें मैंने। तो ये कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन आप इसको नहीं कह सकते। एक्सप्रेशन कोई वही चीज होगी जो कोई आपको वैल्यू प्रोड्यूस करके दे रही है। ये 2+2 कर दिया, 4 हो गया। चीजें मैसेज कर रही है, स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन आती है। हाँ भाई, समझ में आ रही चीजें आपको, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के बीच में फर्क समझ। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूँ, अगर काफी लोगों को लग रहा हो कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जब भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में जाओगे तो आपको ये टर्म्स का सामना हमेशा, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये दोनों सेम चीज नहीं है क्या। आप दिखने में आपको सेम लगेंगे, दिखने में आपको दोनों सेम लगेंगे। ये देखो दिखने में तो सेम ही है, ये देखो दिखने में दोनों सेम है, दिखने में दोनों सेम है भाई। वो फर्क क्या है, इसको अलग अलग नाम क्यों दिए हुए, इसके पीछे भी तो लॉजिक होना चाहिए ना। तो यार मैं परेशान होता था कि यार ये क्या है, एक ही नाम क्यों नहीं दे रहे ये लोग। तो उसके पीछे भी लॉजिक है। एक्सप्रेशन जो है वो एक वैल्यू प्रोड्यूस करती है। ये देखो 2+2 करके एक वैल्यू दे दी मुझे 4। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2+2 100 -200, ठीक है,
तो ये क्या करेगा, पूरे को कैलकुलेट करेगा, मुझे एक आंसर दे देगा। ये देखो -96 दे दिया, मतलब एक ही आउटपुट एक वैल्यू प्रोड्यूस करके दे दी। दिस इज एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन को हम कहाँ लिखते हैं, स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। तो ये देखो ये एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के अंदर एक हमने वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन उठा के दे दी है, ये एक एक्सप्रेशन है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना एक्सप्रेशन, तो वही चीज है भाई। एक्सप्रेशन क्या है, एक वैल्यू प्रोड्यूस करती है, तो ये वैल्यू मुझे प्रोड्यूस करके दे रही है। इतनी सारी वैल्यूज में से जो है, अब वैल्यू क्या है वो भी टॉपिक है हमारा बेसिकली, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के बीच में फर्क। स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। अब मुझे असलान भाई डिफाइन करेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन। असलान भाई जी, एक्सप्रेशन क्या है और स्टेटमेंट क्या है। एक्सप्रेशन जैसे कोई भी आपने वैल्यू लिखी हुई है तो वो एक स्टेटमेंट है, और अगर वो वैल्यू एग्जीक्यूट होने के बाद कोई एक रिजल्ट देती है तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। और स्टेटमेंट क्या है, कोई ना कोई एक्शन का परफॉर्म करके दे रही है, जैसे कि ये प्रिंट करने का काम कर रही है यहाँ पर। डॉक्यूमेंट राइट क्या करता है, हमारे इस आउटपुट को यहाँ पर शो कराने में मदद करता है। इस हमारे इस HTML के पेज के अंदर, ये HTML का पेज है ना, वहां पर आउटपुट शो कराने का काम करता है। अब इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, ये डॉट राइट क्यों लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉट राइट क्या है, ये बात की चीजें। ठीक हो गया। तो ये था स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, और डिफरेंस भी हमने देख लिया। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाऊं तो ये देखो, आ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज a complete line of code that perform a specific action। मतलब एक पूरी लाइन ऑफ कोड होती है, जैसे कि पूरा एक लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना, जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सेट स्टेटमेंट कैन बी वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल्स, लूप्स और कंडीशनल। अभी फंक्शन कॉल क्या है, लूप क्या है, अभी उस पे ना जाओ। यहाँ पर देखो, लेट एज इज इक्वल टू 25, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। तो ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, console.log hello world, फंक्शन कॉल एक्सपेंड स्टेटमेंट। तो ये क्या एक फंक्शन है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये पैरेंथेसिस जहां भी आप देखो ये एक फंक्शन होता है। ये बाद में देखेंगे, इसकी एक्सप्रेशन को देखो। एन एक्सप्रेशन इज अ पीस ऑफ कोड दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू। क्या है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो वैल्यू प्रोड्यूस करके दे। इट कैन बी एज सिंपल एज वेरिएबल और मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल ऑपरेटर्स फंक्शन। ये देखो x प्लस वाई, 5 और 3 का यहाँ पर एडिशन हो रहा है। एन एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू 8, मतलब 5 + 3 यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। अब डिफरेंस भी देख लो, एन एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू while statement is line of code that perform an action, ठीक है। एन एक्सप्रेशन कैन बी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ये कह रहा है कि भाई कि एक्सप्रेशन स्टेटमेंट का पार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखी है। x क्या है 10 है, उसके 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो ये एक आउटपुट दे देगा मैं 20, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर मैं वैल्यू का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। क्या ये वैल्यू है, ये मुझे एक वैल्यू दे रहा है, ये 96 एक वैल्यू है। तो वैल्यू कोई भी चीज हो सकती है, लाइक ये नंबर एक वैल्यू है, ठीक है, ये नंबर एक वैल्यू है। ये हेलो, ये मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अभी ये जो आप अल्फाबेट्स में लिख रहे हो ना यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने लिखा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये बेसिकली ऐसे लिखी जाती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसकी हम डिटेल में जब मैं डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब समझेंगे। और नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली विदाउट पैरेंथेसिस के, ओ सॉरी कर्ली ब्रेस, ओ सॉरी इसके इन्वर्टेड कॉमास के। अगर आपको कोई भी नंबर लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो डायरेक्टली। तो इसकी हम डिटेल में बाद में जाएंगे, पर वैल्यू सिंपल ही है, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाऊं, वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट आर द फंडामेंटल डेटा एंटिटीज। मतलब कोई भी डेटा आप उठा लो, these can be numbers, strings, booleans, arrays and objects। value are what expression produce। मतलब वैल्यूज वो चीजें जो एक्सप्रेशन आपको प्रोड्यूस करके देती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 20 प्लस, अगर मैं लिखूं 20 + 30, तो ये क्या करेगा, ये दो वैल्यू ऐड होके एक वैल्यू मुझे दे देंगे 50। तो ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, और ये भी एक वैल्यू है। इसने क्या किया, मुझे एक वैल्यू प्रोड्यूस करके दे दी, ठीक है। तो कोई भी डेटा को आप वैल्यू कहते हो, कोई भी डेटा उठा लो, चाहे वो अल्फाबेट्स में लिखा हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो नंबर हो,
कोई भी डेटा वो वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये भाई दिमाग खोल के सुनना। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तक जो पढ़ा है, यहाँ तक जो पढ़ा है मैंने, यहाँ तक कोई आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ लें, क्योंकि आगे जो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझो। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। अब वेरिएबल को आप ऐसे समझो कि भाई ये कंटेनर्स है, ठीक है, कंटेनर्स है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज पड़ी हुई है। ठीक है, कंटेनर है जिसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है। अब वो कंटेनर, वो जो चीज पड़ी हुई है वो उस कंटेनर के नाम से पहचानी जाएगी। जैसे कि इंसान का जो बच्चा है वो दुनिया में आता है, तो आप उसको कोई नाम दे देते हो, उसको कोई नाम देते हो ना, जैसे कि मेरा नाम जीत है, तो नाम क्यों देते हो आप उसको? ताकि आप उसको उस नाम से बुला सको, उस बंदे को। अगर नाम नहीं दोगे तो आप उसको बुलाओगे कैसे? बात समझ में आ रही है? मैं एक्सेस कर रही चीजें। वेरिएबल बेसिकली करता है क्या है, हम किसी भी वैल्यू को एक नाम दे देते हैं, किसी भी वैल्यू को हम एक नाम दे रहे हैं, सिंपल, इसको वेरिएबल कहते हैं। कोई भी वैल्यू, उसको एक नाम दे दिया। ठीक है, अब वैल्यू तो आपको पता है कोई भी चीज हो सकती है, वैल्यू तो आपको पता है कोई भी चीज हो सकती है। ये 30 एक वैल्यू है, ये जीत एक वैल्यू है, ठीक है, कोई भी डेटा वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ठीक हो गया। ये ट्रू, ट्रू एक वैल्यू है, फॉल्स एक वैल्यू है, ठीक है, ट्रू एक वैल्यू है, जीत वैल्यू है। अभी ट्रू को मैंने इसके अंदर क्यों नहीं रखा, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने ट्रू को ऐसे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये बूलियन वैल्यूज है। अब बूलियन क्या है, ये डेटा टाइप्स की पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपका माइंड बना रहा हूँ कि बूलियन भी कोई चीज होती है, स्ट्रिंग भी कोई होती है। ठीक हो गया? तो ये देखो, ये भी एक वैल्यू है, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू। अब इन वैल्यू को मैं कोई ना कोई नाम देना चाहता हूँ, ताकि उनको बाद में मैं उस नाम से बुला सकूं, उस नाम से रीयूज कर सकूं। अब वैल्यूज को नाम देने से फायदा ये होगा कि उस वैल्यू को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। उस वैल्यू को मैंने कोई नाम दे दिया तो उस वैल्यू को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में वैल्यू को नाम देने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड आता है फॉर। अब यहाँ पर जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो बोलेंगे सर को लगता है जावास्क्रिप्ट आती ही नहीं। वो ये सोचेंगे कि यार सर जो है वो लेट और पोस्ट की जगह वॉर का यूज कर रहे हैं, वॉर का यूज तो अभी बंद हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो है हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से जा रहे हैं, बिल्कुल जिनको जावास्क्रिप्ट आती नहीं है उनको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ अपने साथ। ठीक है, तो वॉर में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉर जो है वो पहले यूज हुआ करता था, अब वॉर का इतना यूज नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, पर मैं आपको बिल्कुल शुरुआती दौर से लेके जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, भाई समझे, क्योंकि आगे जाके हम ECMAScript पढ़ेंगे। ECMAScript जावास्क्रिप्ट का दूसरा नाम ही ES6, जिसको बड़ा फेमस जिसने किया हुआ है, ES6 ECMAScript 6 या ECMAScript जो 2015 में इसको कहते हैं। ठीक हो गया? तो उसमें लेट और कॉन्स्ट के कीवर्ड आए थे। तो अभी सिर्फ हम वॉर के थ्रू देख रहे हैं। वॉर क्या करता है, हमें उस वैल्यू को नाम देने में मदद करता है। ठीक है, और उस वैल्यू को मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने नाम दे दिया, मैंने उसको नाम दे दिया जीत, और जीत के अंदर मैंने दे दिया 50। अब ये 50 वैल्यू को मैंने एक नाम दे दिया जीत। अब जहां भी जीत को बुलाऊंगा तो कौन आएगा, ये 50 आएगा। जहां भी जीत को बुलाऊंगा कौन आएगा, ये 50 मेरे पास आएगा हमेशा, जहां भी जीत को बुलाऊंगा। अब देखो, इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या करेगा, HTML के अंदर मान लिखेगा, और सिंपल में ये जीत लिख दूंगा यहाँ पर, जीत लिख दूंगा। ठीक है, ये देखो 50 आ गया। मैंने तो वहां जीत लिखा था, यहाँ पर जीत शो होना चाहिए था, पर ये जीत की जगह 50 क्यों शो कर रहा है? तो जैसे कि मैंने बताया, उस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया है। तो जैसे कि आपको एक नाम मिला हुआ है, तो अगर आपको मैं अजमल कहता हूँ तो अजमल मुझे रिस्पॉन्स करेगा ना, और कोई तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा ना। उसी तरीके से जैसे जीत को बुलाया तो उसने मुझे 50 दे दिया, क्योंकि उस जीत के अंदर क्या है, वो 50 पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे मैं कहता हूँ सिंपल डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती है। समझ में आ रही है चीजें भाई? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सिंपल वैल्यू को कोई नाम दे रहे हैं हम, सिंपल, और कुछ भी नहीं। इसको काफी लोग कंटेनर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब जीत नाम का एक कंटेनर, उसके अंदर 50 पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है, इसलिए इसको कंटेनर कहा जाता है। अब इसको कंटेनर क्यों कहा कहते हैं, ये अंदर की बात होती है, अंदर की डिटेल्स है कि जावास्क्रिप्ट इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करती है। ठीक है,
कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये चीजें जाती हैं, फिर जाके एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? वेरिएबल समझ में आ रहा है? मुझे बताएं। अजमल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल को डिफाइन करें जरा। सर वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। साद निजामानी, व्हाट इज वेरिएबल? सर वेरिएबल भी एक डब्बा होता है या कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को रखते हैं। अच्छा, मैथ्स यहाँ पर किस किसने पढ़ी थी? मैथ्स, मैथमेटिक्स यहाँ पर किस किसने पढ़ी थी? सर एफएससी हाँ तक भाई, तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ी है। अलजबरा पढ़ी हुई? अलजबरा जरा थम्स अप तो यस करो सर। जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी थी। अलजबरा, अलजबरा पढ़ी हुई? अलजबरा में यस आपने देखा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। पढ़ा है यस आपने? सर। x प्लस यस वाई इज सर। इक्वल टू जेड। यस अब सर। x क्या है, वो y क्या है, वो z क्या है, मुझे डिफाइन करो अजमल। वो x सर क्या है, y वेरिएबल्स क्या है? अब वेरिएबल्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जगह वो वैल्यू जगह ले लेती है। जैसे कि यस सर। x की जगह x में 50 आ गया, y के अंदर 40 आ गया, इज इक्वल टू किया तो क्या आंसर आया? z के अंदर 90 आ गया। ठीक है, तो उस वैल्यू को हमने नाम दे दिया, सिंपल, ताकि हमें याद करने में भी आसानी रहे। ठीक है, और वेरिएबल का दूसरा मतलब ये है कि भाई उसके अंदर डेटा चेंज होता रहता है। अब ये पॉइंट भी एक है, वेरिएबल जो चेंज होता है। अब वो कैसे होता है? जैसे कि जीत के अंदर अभी 50 पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर 50 आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको 50 दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जीत इज इक्वल टू मैंने कर दिया 100। अब ये 50 नहीं रहा, अब ये हो जाएगा 100। ये देखो 50 गायब हो गया, 50 गायब हो गया। और समझ में आ रही है? 50 गायब हो गया। 50 यहाँ पर तो पड़ा हुआ है, पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर उसको जाके चेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है, ऊपर से नीचे आएगी पड़ेगी। पहले इसको पढ़ा, इसको 50 मिला जीत के अंदर, फिर बाद में इस लाइन पे आई, इसको 100 मिला, तो लास्ट में इस लाइन पे आई, तो उसने क्या किया, 100 को प्रिंट कर दिया बजाय 50 को, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम लेके चलती है। पहले ये पढ़ा, इसको उठा के जीत के 50 को उठा के जीत के अंदर रखा, फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, जीत के अंदर 100 को स्टोर करवा रहा हूँ, 100 को स्टोर करवा रहा हूँ, इस 100 को अब जीत के अंदर रख रहा हूँ। तो क्या करेगा, ये इसको ओवर कर देगा। जो 50 पड़ा हुआ था ना, उसको हटा के 100 आ जाएगा, 50 हट जाएगा, 100 आ जाएगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पर 100 दिख रहा है। ठीक है, वेरिएबल का दूसरा नाम है चेंज होना। ठीक है, चेंज होना। समझ में आ रही चीजें? अब हनीफ आप इसको डिफाइन करें जरा, आप हैंड रेस कर रहे थे, वेरिएबल को जरा डिफाइन करें मुझे। जी सर, मैं यही कह रहा था कि दो वैल्यूज होती हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। वेरिएबल हम उसको कहते हैं कि जिसकी वैल्यू जो होती है वो डिफाइन नहीं होती, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक होगा। ओके, मेरे ख्याल से अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल है क्या। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये डिक्लेरेशन क्या है, ये डेफिनेशन क्या चीज है। आप काफी सुनोगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, आप ये काफी सुनोगे। तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये अलग से 2 टॉपिक रख दिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है सबसे पहले देखेंगे, और वेरिएबल डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं VS Code पे आता हूँ, ये सारी चीजों में बता दूंगा। तो वेरिएबल आपको क्या पता है कैसे बनता है? वेरिएबल को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट कहता है कि वॉर का कीवर्ड यूज करो। अभी लेट और पोस्ट पे नहीं आते हैं, वो भी तरीकेकार होते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए, पर वो ES6 का पार्ट है, तो उसको अभी नहीं देख सकते। अभी आप वॉर को देखो, जावास्क्रिप्ट कहता है अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आप वॉर का यूज करो। ठीक है, वॉर का यूज करो, उसके बाद उस वेरिएबल का एक नाम दे दो। ठीक है, और सेमीकोलन लगा दो। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अभी ये जो मैंने डबल स्लैश लगाई, ये कमेंट है। कमेंट आपको पता है कमेंट क्या होता है, कौन डिफाइन करेगा? हनीफ, व्हाट इज कमेंट? मैंने यहाँ पर कमेंट लगाया है, जावास्क्रिप्ट में कमेंट लगाने का तरीका ये। हनीफ, इसको डिफाइन करें, कमेंट क्या चीज है? सर कमेंट हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जो डेवलपर होता है उसको कोड पढ़ने में उसको पता चल जाता है कि ये कोड किसके बारे में, और उसको जो कमेंट हम लगाते हैं उसको ब्राउजर जो है वो रीड नहीं करता। रीड नहीं करता। यहाँ पर कौन रीड नहीं करेगा? जावास्क्रिप्ट का इंजन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड
जावास्क्रिप्ट का इंजन पढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो चीज हमने लिखी है इसको इग्नोर कर देगा। ये मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, इसको जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ सिंपल एक वेरिएबल बना दिया, उसको एक नाम दे दिया। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने नहीं, मैंने खाली डब्बा बना दिया। एक खाली डब्बा जब मैं बनाऊंगा उसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन। जब भी कोई खाली डब्बा बनाऊंगा ना मैं, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। बात समझ में आ रही है? खाली डब्बा बना दिया बस, उसके अंदर अभी तक कुछ रखा नहीं है मैंने, उसके अंदर कुछ रखा नहीं है मैंने, वो कहलाएगा डिक्लेरेशन। अब मैंने क्या किया, नीचे जाके उस डब्बे के अंदर, डब्बा तो बन चुका है, अब इस डब्बे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 50 डाल रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या करती है, वैल्यू को उस डब्बे के अंदर रखती है, मतलब उस वैल्यू को कोई नाम हम दे रहे हैं। मेक सेंस? समझ में आ रही है चीजें? डिक्लेरेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? तीसरा मुझे बताएं, व्हाट इज डिक्लेरेशन, व्हाट इज डेफिनेशन, क्या समझ में आया आपको? तीसरा, हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे अरसलान भाई बताएं कि डिक्लेरेशन से आपको क्या समझ में आया और डेफिनेशन से क्या समझ में आया? वेरिएबल को बनाना डिक्लेरेशन होती है और उसके अंदर कोई वैल्यू दे देना डेफिनेशन हो जाती है। अगर मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू दे दी तो वो डेफिनेशन कहलाएगी, मतलब खाली कंटेनर को डिक्लेरेशन कह रहे हैं आप, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, खाली कंटेनर डिक्लेरेशन ही है ना, जिस तरह आपने वार कोई भी नाम दे दिया, जब उसको कोई वैल्यू सही दे सही, देंगे तो वो पूरा डेफिनेशन हो जाएगी उसकी, जब वो सब हो ठीक जाएगा है, उसका। ठीक है। और इसी चीज को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इसी चीज को हम इनिशियलाइजेशन भी कह रहे होते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, मतलब वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी हमने, ठीक है, इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये दूसरा नाम है डेफिनेशन का। आप इनिशियलाइज भी काफी सुनोगे, मतलब कोई वैल्यू हम दे रहे हैं उसको, इनिशियलाइज कर रहे हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन बोलो या इनिशियलाइजेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक हो गया भाई? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में क्या फर्क है? ठीक हो गया। इसका एक और नाम था इसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद आ रहा था, मैं भूल गया। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, डेफिनेशन, एक और नाम भी इसको कहते हैं, असाइन। असाइन, असाइन कर रहे हैं, असाइनमेंट, हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू। और इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, ये जो है ना इक्वल का साइन, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 20 को असाइन कर रहा है जीत के अंदर। तो यहाँ पर आप असाइनमेंट का भी वर्ड, मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो। तो ये तीनों चीजें सेम ही है, देख रहे आप, नाम तीन है पर काम एक ही हो रहा है। डिफाइन हो रहा है, वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है, और असाइन हो रहा है, ठीक है। तीनों का काम सेम ही है, ठीक है। ये आप काफी सुनोगे, कभी आप सुनोगे कि भाई वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, कभी आप सुनोगे भाई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, कभी आप सुनोगे वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन कर दी, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने ये तीनों चीजें आपको बता दी कि आप काफी कंफ्यूज ना हो आगे जाके कि असाइनमेंट ये क्या चीज है। तो असाइन करने के लिए हम ये इक्वल का जो साइन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो नहीं आप यहाँ पर इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन ही है, इक्वल साइन नहीं है यहाँ पर, ये असाइनमेंट का साइन है, क्योंकि इसका काम क्या है, जहां से वैल्यू, राइट साइड से वैल्यू उठा के इस वेरिएबल के अंदर रखना, बस इसका ये काम, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और एक चीज होती है यहाँ पर, और जीत इजिकल टू 100, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, मतलब एक साथ दोनों चीजें हो रही है, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है और उसमें डेफिनेशन भी हो रही है, उसकी असाइनमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं, दोनों नाम दे देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है यहीं पर ही, वेरिएबल डिफाइन भी हो रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, बाद में इसको डिफाइन कर रहे थे। और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ही लाइन के अंदर सारा काम कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया,
ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक मेक सेंस कर रही चीजें, आगे बढ़े। ये सारी आसान सी चीजें, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही तो ये लेक्चर में यूट्यूब अपलोड कर दूंगा, और जिसने क्लास दी है सिर्फ उसको लिंक दूंगा, तो आप देखिएगा, आपको बार बार देखोगे चीज समझ में आ जाएगी। मुझे पता है एक बारी में चीजें भले मैं कितना भी इजी समझाऊं समझ में नहीं आती एक बार में, ये प्रोग्रामिंग चीज ही ऐसी है, दिमाग घुमा देती है। अच्छा, अब आते हैं मैनिपुलेशन। अब ये वर्ड भी बहुत ज्यादा सुनोगे यार, मैंने वेरिएबल की मैनिपुलेशन कर दी, ठीक है। तो मैनिपुलेशन क्या चीज है? मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैनिपुलेशन क्या है कि भाई आप वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ तो आप उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। मतलब वेरिएबल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ भी कर रहा हूँ ना, वेरिएबल के साथ कोई भी छेड़छाड़ वेरिएबल के साथ करने को हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन। यहाँ पर देखो, मैंने इस वेरिएबल को एक वैल्यू दे रहा हूँ, तो इस वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हूँ मैं, इस वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 20 इसको दे दिया, ठीक है, तो इस वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी कर दी, मतलब उसकी वैल्यू मैंने उसको वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये क्या है? उसके साथ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, वो भी एक मैनिपुलेशन कहलाती है कि भाई जीत, अब यहाँ पर मैंने एक बनाया, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अजमल इज इक्वल टू 50। अब अजमल में क्या है? 50 पड़ा हुआ है, जीत में क्या है? 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जीत प्लस अजमल, ठीक है। ये देखो 70 दे दिया मुझे, क्योंकि जीत में क्या पड़ा था? 20 पड़ा था, अजमल में 50 पड़ा था, 20 प्लस 50 70 आ गया। तो यहाँ पर भी देखो मैनिपुलेशन होती है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन, मतलब कोई भी छेड़खानी करने को वेरिएबल की साथ, उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं, ये मैनिपुलेशन क्या चीज है? Variable manipulation refers to the changing the values stored in a variable during the program execution। मतलब उसके साथ कोई भी छेड़खानी करने को हम मैनिपुलेशन कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर डिक्लेरेशन डेफिनेशन, यहाँ पर पहले इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर इसको डिफाइन भी कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? उसी वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा हूँ? उसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पर ये कर क्या रहा है? ये यहाँ पर ये कर क्या रहा है? अभी के लिए मैं यहाँ पर जीत को हटा देता हूँ। ये कर क्या रहा है? अभी सिर्फ अजमल का एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ये कर क्या रहा है कि अजमल प्लस अजमल, यहाँ पर ऐसे नहीं, अजमल इज इक्वल टू, अजमल के अंदर क्या कर रहा है? अजमल उठा के उसके अंदर एक ऐड कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अजमल में क्या पड़ा है? 50 पड़ा हुआ है, 50 प्लस 1 51, तो यहाँ पर अजमल को हमने चेंज कर दिया। अगर आप वैल्यू देखोगे यहाँ पर तो ये 51 बताएगा, 51 क्यों बताएगा 51? क्योंकि अजमल के अंदर पहले क्या पड़ा था? 50 पड़ा होता, तो मैंने क्या किया? अजमल को दोबारा अजमल प्लस 1 असाइन कर रहा हूँ, मतलब 50 प्लस 1, क्योंकि अजमल में क्या है? वो 50 पड़ा हुआ है, प्लस 1 कर रहा हूँ, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू ऑफ 50 नहीं 51 हो जाएगी। तो ये क्या? ये भी एक मैनिपुलेशन है। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल यहाँ पर वो दे रहा है, यहाँ पर ये हमें वही एग्जाम्पल दे रहा है, मैनिपुलेटिंग बाय एडिंग 1। मतलब 5 काउंट के अंदर क्या पड़ा था? 5 पड़ा था, 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? मैनिपुलेशन समझ में आ रही है? मतलब वेरिएबल के साथ कोई भी छेड़खानी करने को, उसकी वैल्यू जो पहले पड़ी हुई है उसको चेंज करना, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। तो ये वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनोगे, इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद एक वर्ड आप ज्यादा सुनोगे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, ब्लॉक का। ये ब्लॉक क्या चीज है भाई? ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो सबसे पहले समझो ब्लॉक है क्या, फिर हम आते हैं ब्लॉक ऑफ कोड में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉक पे, ठीक है। तो ब्लॉक कुछ भी नहीं है, ब्लॉक इज दिस, बस ये आपका ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक। कोई भी मतलब कर्ली ब्रेसेस, आपने ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस दी, ये क्या है? ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। ये क्या है? क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये क्या है? आपका एक ब्लॉक बना रहे हैं, ये क्या है? ब्लॉक। ये क्या है? ब्लॉक, मिलके एक ब्लॉक बना रहे हैं पूरा ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक, और कुछ भी नहीं है, ब्लॉक यही है, सिंपल। ब्लॉक क्या है? सिंपल, ये ब्लॉक है आपका, दिस इज ब्लॉक और नथिंग, दिस इज।
ब्लॉक इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं भी ब्लॉक का वर्ड सुनो तो ब्लॉक इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। मैं अपनी सालों की रिसर्च से बता रहा हूँ, जो मैंने इस पे मेहनत की जावास्क्रिप्ट पे। तो ब्लॉक इज दिस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्लॉक यही है। अब यहाँ पर आप वर्ड सुन रहे हो ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पर एक वर्ड सुन रहे हो, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड। तो ब्लॉक तो आपको समझ में आ गया। ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? इस ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो उस ब्लॉक का पार्ट बन जाएगा, उस ब्लॉक का कोड बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट, यहाँ मैं कोई वेरिएबल यहाँ पर बना रहा हूँ, वेरिएबल चीज इज इक्वल टू 100। तो ये क्या है? ब्लॉक का कोड है। अब इस ये ब्लॉक का पार्ट हो चुका है। ये क्या है? ब्लॉक का कोड है, ब्लॉक का पार्ट हो चुका है ना, तो ये ब्लॉक का कोड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक कोड। इसकी डेफिनेशन में हम जाएं तो ये देखो, a block is a group of statement enclosed within the curly braces। जो curly braces ये ब्लॉक है। और ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? ये रहा। ये आपने ब्लॉक बनाया और उसके अंदर कुछ कोड लिख दिया, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी। ये एक स्टेटमेंट, क्या हो गया? ये एक स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट लिख दिया आपने, ये तीसरी स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में क्या क्या बताया था मैंने? कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पर लेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट मैंने बताया था, अब लेट यूज होता है, वॉर यूज नहीं होता। तो आप समझे कि यहाँ पर वॉर लिखा हुआ है, ठीक है। वॉर इज इक्वल टू 10, ओके। ये एक स्टेटमेंट हो गई। वॉर बी इज इक्वल टू 20 स्टेटमेंट, क्योंकि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है। ये क्या कर रही है कि भाई 10 को असाइन कर रही है, 20 को असाइन कर रही है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो एक और स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20। ये क्या करेगा? यहाँ पर मुझे 30 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इस कोड को उठाऊं, इस कोड को उठा के मैं इसको कंसोल में चलाता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को आपको पता है कंसोल के अंदर आप चला सकते हो। और ये कोड को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया। तो ये देखो 30 मुझे आंसर दे दिया इसने, ठीक है। तो सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। इस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ तक चीजें समझ में आए। अब आगे थोड़ी ये जो टॉपिक्स है ना, ये थोड़े एडवांस है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इसको भी बहुत आसान बना दूं। इसको काफी लोगों को समझ में नहीं आते। इवन सीनियर डेवलपर्स में भी स्कोप को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप क्या है, ये वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, यहां तक मुझे बताओ, क्योंकि अब ये 3 टॉपिक देखे, ये थोड़े से जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना अभी, इनसे थोड़े से लेवल ऊपर है इनका स्कोप का। जहां तक बताओ, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक या डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, मैनिपुलेशन, ये चीजें समझ में आई या नहीं? ठीक हो गया। अब आते हैं स्कोप पे कि भाई स्कोप क्या चीज है। स्कोप क्या चीज है? अब स्कोप का मतलब ये है कि भाई कोई भी चीज कहां पर एक्सेसिबल है, ठीक है। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा। कोई भी चीज कहां पे एक्सेसिबल है, इसका क्या मतलब है? तो भाई आप ऐसे ले लो कि कैसे समझाऊं, कोशिश कर रहा हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल दूं, क्योंकि उसी से ही आप लोगों को चीजें आप कनेक्ट कर पाते हो। तो मैं, अगर हसन या साथ में से, साथ पेशावर वाले भाई, आप में से कोई एग्जांपल आप देना चाहो, क्योंकि आप दोनों जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ चुके हो, तो स्कोप को आप कैसे डिफाइन करोगे, जरा मुझे बताओ। मे भी कोई एग्जांपल कोई आसान सी स्कोप का, तो जरा आप लोग डिफाइन करने की कोशिश करें। सन, व्हाट इज स्कोप? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ ये रही है। ये कह रहा हूँ सर, कि स्कोप, जी सर स्कोप पे कोई आइडिया जेन में नहीं आ रही है अभी तक। तो अच्छा, साद आप बताएं, साद पेशावर वाले भाई, साद भाई आप यहाँ पर हैं? अच्छा ठीक है, सर मैं बता एग्जांपल दे सकता हूँ कुछ? आपको बताया स्कोप के बारे में? सर थोड़ा बहुत बताया, जैसे कि हम वेरिएबल बनाते हैं, एक लोकल होते हैं, एक ग्लोबल होते हैं। हाँ, चलिए आप डिफाइन करें, कैसे करेंगे आप?
सर मतलब कि जैसा कि हम बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल, वो हर ब्लॉक में एक्सेसिबल होता है, ठीक है। हम उसकी वैल्यू उधर एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल वेरिएबल जो होता है वो हम उसी ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक में हम डिक्लेयर करते हैं तो उसी ब्लॉक में हम मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी बाहर नहीं कर सकते। जबरदस्त। ये कहाँ कहाँ में पढ़ा था आपने? सर मैंने सी में थोड़ा पढ़ा था, शायद वही है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सारी लैंग्वेजेस में देखो, लैंग्वेजेस जो है ना, सी प्लस और जावा हो, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। आप उठा लो, सी उठा लो, सी प्लस में उठा लो, जावा उठा लो, सिंटेक्स, ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शंस, दो सारे, बस उनके लिखने का तरीका अलग है, सिंटेक्स और लिखने का तरीका अलग है। हर हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पर ये जो चीजें ना, स्कोप हो गया, ये लूप हो गए, ये फेल्स हो गई, ये सारी चीजें सेम ही है सारी लैंग्वेज। इसलिए अगर आपको एक लैंग्वेज आती है ना, आप दूसरी लैंग्वेज पे आराम से शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्कोप का मैं बता देता हूँ। स्कोप का सिंपली मतलब ये है कि वो यार, वो जो चीज आप डिफाइन कर रहे हो, अब यार आपके पास वो पड़ी हुई है example। मैं चाह रहा हूँ कि इसी एग्जाम्पल बताऊं। मैं टेक्निकल डेफिनेशन बता सकता हूँ, पर नहीं समझ में आएगी आप लोगों के जो नए स्टूडेंट है। मुझे भी समझ में नहीं आई थी जब मैं पढ़ रहा था। नहीं, मेरे ऊपर से बाउंसर हो गई नहीं। तो आप ऐसे ऐसे समझ लें कि जो है, मेरे नाम के 3-4 बंदे घूम रहे हैं। ठीक है, मेरे नाम के 3-4 बंदे। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। मैं कहाँ पर एक्सेसिबल हूँ? मेरे घर पे। उसके अलावा मैं कहीं नहीं मिलूंगा, मैं अपने घर के अलावा आपको कहीं नहीं मिलूंगा। अगर आपको किसी और जीत से मिलना है, अब देखो जीत देखो 2-3 है, एक मैं हूँ, एक कोई और होगा, एक कोई और होगा। ठीक है, तो उनको मिलने की जगह जब भी अलग अलग होती है। एक जीत जो है वो कहता है कि भाई मैं हर जगह पे अवेलेबल हूँ। एक जीत कहता है मैं हर जगह पे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कहीं भी आके मिल सकते हो। चाय की टपरी पे मिल सकते हो मुझसे, आप जो है वो वॉशरूम पे मिल सकते हो। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कहीं भी मिल सकते हो आप उस जीत बंदे से। पर मुझसे अगर मिलना है तो मैं तो भाई घर के बाहर तो आपसे नहीं मिल सकता। मैं थोड़ा प्राइवेट बनता हूँ, मैं घर से बाहर आपको नहीं मिल सकता। पर अगर आपको उस बंदे से मिलना है, उस जीत से मिलना है, तो वो जो कह रहा है कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, उससे आप इजीली मिल सकते हो, क्योंकि वो कहीं भी अवेलेबल है। आप उसको अपने घर पे बैठ के भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है, वो कहती है भाई आप लॉगिन साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे तभी आपको उस चीज का एक्सेस देंगे। अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है भाई लॉगिन नहीं करो, यूज करो, सबके लिए ओपन है। इसको भी इसी तरह काम करते हैं भाई। तो वेरिएबल आप बना रहे हो, वेरिएबल आप बना रहे हो, वो एक्सेसिबल कहाँ पर होगा? वो जहां पर एक्सेसिबल होता है उस चीज को हम स्कोप कहते हैं। अब स्कोप दो तरीके के जनरली होते हैं, दो कैटेगरीज होती है स्कोप की। एक होती है ग्लोबल, एक होती है लोकल। स्कोप की दो कैटेगरीज है, लोकल और ग्लोबल। और समझ में आ रही है स्कोप क्या है? कि मतलब वो बाउंड्री जहां पर वेरिएबल आपका एक्सेसिबल है, जहां पर आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, बुला सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ इसको, ये देखो, फॉर जीत इज इक्वल टू 100, और मैंने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं इस जीत को एक्सेस कर पा रहा हूँ, इस जीत को एक्सेस कर पा रहा हूँ। आपको कैसे पता लगा? ये देखो 100 यहाँ पर शो हो गया। अगर इस जीत को मैं एक्सेस नहीं कर पाता तो मैं ये 100 प्रिंट कर ही नहीं सकता था। ये 100 प्रिंट में नहीं कर सकता था अगर ये जो है एक्सेसिबल नहीं होता मेरे पास। तो ये उसके स्कोप के अंदर है, ये डॉक्यूमेंट टू राइट इस वेरिएबल के, मतलब उसके घर के अंदर है, तभी वो उससे मिल पा रहा है। ठीक है, ये इसका घर है, ये ब्लॉक क्या है? इसका घर है, ऐसा समझे आप। ये ब्लॉक क्या है? इस जीत का घर है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसके अंदर है, तभी उससे मिल पा रहा है। अगर इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है, और उसको मैं बना देता हूँ लेट। अभी मैं वॉर की जगह लेट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वॉर में वो फर्क आपको अभी देखना, एरर दे देगा मुझे। ये देखो आ गया एरर, जीत इज नॉट डिफाइंड। इसको जीत नहीं मिल रहा, ये बोल रहे हैं जीत है ही नहीं। पर आप देखो जीत यहाँ पर तो डिफाइन किया हुआ है। तो दिस इज स्कोर। ये जो है ना जीत, ये इस ब्लॉक से बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है। ये इसका घर है, ये ब्लॉक है, ये इसके बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक जीत बना रहा हूँ, लेट जीत। अब आप देखना, मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ 200। अच्छा, आप मुझे बताएं
इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अजमल आप बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा? 200 आएगा कि 100 आएगा, या ये एरर दे देगा मुझे? 200 आएगी। और कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहे क्या पॉसिबिलिटी, क्या आंसर आ सकता है? 200 आएगा, 100 आएगा, या ये मुझे एरर दे देगा पहले की तरह? सर ये 100 आएगा। ठीक है, 1 मिनट में जो है ये सारी चीजें फालतू की चीजें ना मैं ऊपर लेके आता हूँ ताकि हमारा थोड़ा क्लीन हो जाए। हाँ भाई क्या कहते हो? हसन आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में? 200 आएगा कि 100 आएगा? डॉक्यूमेंट और राइट मैंने किया हुआ है। साद वाले हनीफ जी, हसन आप बोले। सर आई थिंक इसमें 200 आएगा क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर रन कर रहा है। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर ये 200 करेगा क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर रन कर रहा है। 200 अजमल कह रहे 200, हसन कह रहे हैं 200, और साद निजामानी कह रहे हैं 100 आए। ऐसे साद भाई आप 100 कह रहे हो, 100 आएगा। साद निजामानी भाई आप कह रहे हो 100 आएगा। मैं आपका लॉजिक भी समझ रहा हूँ, मुझे पता है आप ये 100 क्यों कह रहे हो, मुझे पता है इसके बाद। भाई इसका आंसर आएगा 200। ये देखो, अब साद भाई पता है इसको 100 क्यों कह रहे थे? साद भाई को लगा होगा कि यार जीत को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर उसको ओवरराइड कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, ये दोनों जीत अलग अलग है, ये दोनों जीत अलग अलग है, ये जीत अलग है, ये जीत अलग है। वही मैं इसको आपको बता रहा था कि यार एक जीत यहाँ पर है, एक जीत बोल रहा है कि यार मैं पूरी हर जगह एक्सेसिबल हूँ। अब वो सेम जीत थोड़ी है, मैं हूँ, वो जीत तो कोई और है। जैसे कि आप साथ हो, एक साथ हमारे पास भाई पिशावर वाले भाई है मेरे पास, जो अभी क्लास को देख भी रहे हैं। तो अब मुझे आपको अगर मुझे दूसरे साथ भाई को बुलाना है तो मैं उनको कह रहा हूँ साथ पिशावर वाले भाई। अगर मैं सिर्फ साथ बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार किस साथ को बुला रहा है ये भाई किस साथ को बुला रहा है? जावास्क्रिप्ट में पहले ये बड़ी कंफ्यूजन हुआ करती थी यार, यहाँ पर दो वेरिएबल एक जैसे डिक्लेयर करती है, जरूरत पड़ जाती है एक जैसे डिक्लेयर करने की। तो यहाँ पर स्कोप का कॉन्सेप्ट आया था कि यार एक स्कोप का कॉन्सेप्ट ला दो कि यार ये जो वेरिएबल है ना अपने अपनी जगह पे रहे और अपनी अपनी जगह पे ही एक्सेसिबल। अगर मैं यहाँ पर ये उठा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट चीज यहाँ पर कर दूं तो अब ये आउटपुट देगा मुझे 100। अब ये मुझे 100 देगा, अब ये मुझे आउटपुट देगा 100। ये देखो 100। अब ये 200 नहीं दे रहा है क्योंकि अब ये एक्सेसिबल है, और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो क्या करेगा, जो उसके करीब होगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये इसको इग्नोर करेगा, इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? साथ भाई, साथ निजामानी भाई, अब साथ निजामानी भाई मुझे बताएं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसको क्या चीज है? सर स्कोप वही चीज है जो सर वो जैसे आपने डब्बा बनाया हुआ है। डब्बे को क्या कहते हैं? जी सर। डब्बे को क्या कहते हैं? सर ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, तो स्कोप क्या कहता है? तो स्कोप सर अगर हम उसको उसके बाहर रखेंगे, जैसे कि आपने सर पहले उसको बाहर रखा हुआ था जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, तो वो बाहर वाली चीज को ही लेगा, वो अंदर वाली वो उसको नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है। जी सर, वो एक्सेसिबल नहीं, वो एक्सेसिबल नहीं क्योंकि इसका स्कोप, इस जीत का स्कोप सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। इस जीत भाई का स्कोप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। पर इस जीत का स्कोप हर जगह पे है। इस जीत का स्कोप हर जगह पे, आप इसको कहीं से भी बुला सकते हो। अगर मैं दूसरा ब्लॉक बना दूं यहाँ पर, और अगर मैं ये जो है ना यहाँ से हटा के यहाँ पर रख दूं, तो आप देखोगे ये मुझे 200 देगा, 200। क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई ये जीत जो है ना ये हर जगह पे एक्सेसिबल है भाई, हर जगह पे। चाहे मैं एक फंक्शन बनाऊं, अभी फंक्शन में बना रहा हूँ, पर मैं बताऊंगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन मैंने अभी सिर्फ बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर चीज को लिखा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने किया जीत, और मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। एरर आ गया कोई, आइडेंटिफायर जीत इज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। अच्छा, ये इस ब्लॉक की वजह से जो है ना तो मसला कर रहा है।
ये बाद में देखेंगे ये मसला क्यों कर रहा है। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पर रेट मुझे दे देगा, ये क्या इशू आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पता है मसला क्या हो रहा है, मैंने फंक्शन का नाम भी सेम रख दिया है। ओहो ये झूठ कर दो भाई, अभी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आगे भी पढ़ेंगे हम, वेरिएबल के नाम वगैरह कैसे रखे जाते हैं। ये देखो ट्रू रेट, ये फंक्शन के अंदर भी accessible है, ये वाला जो है ना, और ये वाला जीत इसके अंदर एक्सेसिबल नहीं है, ये वाला जीत, क्योंकि इसका स्कोप ये है। पर ये जीत के आप ब्लॉक के अंदर, आप मुझे किसी ब्लॉक के अंदर बुलाओ, चाहे आप मुझे किसी फंक्शन के अंदर बुलाओ, मैं हर जगह पे एक्सेसिबल आपको मिलूंगा। ठीक है, तो स्कोप का मतलब ये है। तो अब ये सारी चीजों को हटा देता हूं मैं, सिंपल करते हैं इसको। ठीक है, तो एक तो ये स्कोप है, एक ये स्कोप है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल नाम से जाहिर है हर जगह, और ये है लोकल। लोकल मतलब अपने एरिया में, बस लोकल नाम वहीं से आया, अपनी जगह से। ठीक है, तो ये लोकल स्कोप है, ये ग्लोबल स्कोप है। भाई बताओ समझ में आ रही चीजें, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप। स्कोप क्या है सर इसका, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ये उम्मीद कर रहा हूँ। कोई भी कंफ्यूजन अभी से पूछ लो। सर क्लियर है, लेकिन सर एक वो पूछना था, ये लेट और VAR के साथ जो वेरिएबल बनाते हैं इनमें कुछ खास डिफरेंस है या बस अभी अभी देखो, आप लेट और वोर के डिफरेंस में ना जाओ, क्योंकि मैं अभी इस पे जा ही नहीं रहा हूँ। अभी ठीक है ये समझो कि वोर के थ्रू मैंने वेरिएबल बनाए, अभी लेट के थ्रू मैंने क्यों बनाया उसके पीछे रीजन है, पर अभी वो रीजन जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि वो ओके सर एडवांस पार्ट है, वो जावास्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट पढ़ेंगे, उस पर देखेंगे। अभी बस आपको स्कोप का मुझे समझाना था, उसी की वजह से मैं यहाँ लेट का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि लेट जो है वो अपना स्कोप बनाता है, वोर अपना स्कोप नहीं बनाएगा। अगर मैं वोर बनाऊंगा तो वोर में वो मसला करता है, वोर स्कोप नहीं बनाता। वोर का एक अलग स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप कहते हैं, वो भी लोकल स्कोप की कहता है। ये देखो, तो इसको मैंने कॉल ही नहीं किया था, जो है डॉक्यूमेंट राइट करूंगा, और में मसला मसला है। ये देखो, ये मुझे 100 देगा बजाय 200 ये, इसकी वजह से मैंने लेट यूज किया था। पर आप अभी देखो, अभी लेट को माइंड से हटा दो, अभी लेट आपका टॉपिक ही नहीं है, मेरा टॉपिक आपको समझाने का था स्कोप का, वो क्लियर होना चाहिए। ये लेट और वॉर में क्या डिफरेंस है उस पर तो अभी जाना ही नहीं है ना, ये तो एडवांस चीज है, ये तो हमने पता नहीं 4-5 महीने के बाद हमने पढ़ी थी चीजें, लेट और कॉन्स्ट। ये तो सबसे पहले आप कोर जावास्क्रिप्ट पढ़ो, कोर जावास्क्रिप्ट मतलब जो जावास्क्रिप्ट शुरू से बनी हुई आई थी, तो उसमें कुछ फ्लॉज भी थे। जावास्क्रिप्ट जो बनी थी ना शुरू से, तो उसमें कुछ फ्लॉज भी थे, वो फ्लॉज हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी बताने लग गया तो आपके 500 हो जाएंगी सारी चीजें, नहीं समझ पाओगे। अभी आप ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है इसको पका करो, स्कोप क्या है, वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, आपको भी फायदा होगा। अगर मैं ये सारी चीजें बताने पे आऊँ तो भाई पूरी जावास्क्रिप्ट में आपको एक दिन में खत्म करा दूं। ठीक है, तो इसको समझ में आया, मुझे ये बताओ। अभी हम सिर्फ स्कोप को पढ़ रहे हैं, स्कोप है क्या चीज, अभी ये नहीं पढ़ रहे कि लेट और वोर क्या है, या लेट क्यों यूज कर रहा हूँ, वोर क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, उस पर तो जा ही नहीं रहा। मुझे ये बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या है, स्कोप के अंदर दो मेन स्कोप्स होते हैं, लोकल और ग्लोबल, ये दो होते हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं नीड ऑफ स्कोप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हाउ मेनी स्कोप्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो ऐसी वाइड लैंग्वेज है जिसके अंदर 3-4 किस्म के स्कोप्स हैं। दूसरी लैंग्वेज में सिर्फ ये दो स्कोप होते हैं, ग्लोबल और लोकल। जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली देखा जाए तो वो लोकल स्कोप की कैटेगरी में आते हैं, जो बाकी के स्कोप्स आते हैं। एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल, ये मेन है, दो, ये दो मेन है, ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। पर जावास्क्रिप्ट में लोकल स्कोप की भी दो कैटेगरी निकाल दी है, लोकल स्कोप की भी दो कैटेगरी है, लोकल स्कोप, स्कोप। अब इसकी भी आप समझो कि दो ब्रांचेस बना दी है, इसकी भी दो ब्रांचेस बनी हुई है। ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लॉक स्कोप, और दूसरा है फंक्शन स्कोप। ये कोई अलग स्कोप नहीं है, ये क्या है, ये लोकल स्कोप की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि स्कोप की कैटेगरी के अंदर क्या आते हैं, अगर मैं स्कोप लिखूं तो भाई स्कोप की कैटेगरी के अंदर आते हैं भाई मेरे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप।
उसी तरीके से अब लोकल स्कोप की भी कैटेगरीज बन गई है, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप। तो ये फंक्शन स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप ये दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप, एक ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये ब्लॉक स्कोप है। फंक्शन स्कोप क्या है, एक फंक्शन मैंने बनाया फंक्शन चीज 2 और उसके अंदर मैं कोई वेरिएबल बना लूं लेट जीत, ठीक है। तो ये क्या है, ये जीत जो है फंक्शन स्कोप को मानता है, ये जीत एक ब्लॉक स्कोप को मानेगा, और ये जो है ग्लोबल। पर ये फंक्शन स्कोप और जो है ग्लोबल स्कोप है क्या, बेसिकली ये दोनों चीजें स्कोप लोकल स्कोप की टाइप्स ही हैं, लोकल स्कोप के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये कोई अलग से नहीं है, मतलब ये उसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन में लेके जाऊं तो स्कोप की, ठीक है, स्कोप इन जावास्क्रिप्ट डिफाइंस वेयर वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल, मतलब स्कोप वो जगह होती है जहां पर आपके वेरिएबल को एक्सेस आप कर सकते हो, एंड वेयर देयर वैल्यूज आर लुक्ड अप, इट कैन बी ग्लोबल और लोकल टू अ फंक्शन और ब्लॉक, मतलब ग्लोबल और लोकल हो सकता है। फिर लोकल के अंदर ये दो कैटेगरी आती है, फंक्शन और ब्लॉक। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको मिलेगा, और लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलता। और लैंग्वेज में बस ये ग्लोबल लोकल है, लोकल की कैटेगरीज नहीं है उसके अंदर, पर यहाँ पर लोकल की कैटेगरीज है, जैसे कि फंक्शन हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। ओके हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रहा है, ग्लोबल स्कोप को बता रहा है कि भाई ये हर जगह पे एक्सेसिबल है, और ये एक लोकल स्कोप का बता रहा है कि ये फंक्शन स्कोप, ये फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लोकल स्कोप की कैटेगरी में आता है। अब स्कोप्स की भाई नीड क्या पड़ी, स्कोप्स की नीड एक्चुअली पड़ी क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि स्कोप जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। जनरल कॉन्सेप्ट का मतलब, जनरल का मतलब ये होता है जो ओवरऑल सारी लैंग्वेजेस में लागू होता है। तो नीड ऑफ स्कोप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, भाई स्कोप की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे ना, कि मैंने यहाँ पर एक जीत का वेरिएबल बना दिया है और एक यहाँ पर भी जीत का वेरिएबल बना दिया है, तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स ना रहे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कोई यार कंफ्यूजन ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, मतलब किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। अब मैंने स्कोप्स बना दी, तो अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा और यहाँ पर अगर मैं जीत लिखूंगा, तो मुझे पता है मुझे 100 वैल्यू हमेशा मिलने वाली है, ये वैल्यू मुझे कभी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो स्कोप की नीड इसलिए पड़ी थी। ये देखो 100, मुझे 200 कतई नहीं मिलेगा, 200 नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 100, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर स्कोप के अंदर रह के उसको बुला रहा हूँ। नेम दोनों की सेम है, नेम दोनों की सेम है। आपके हिसाब से ये ओवरराइड होना चाहिए, पर ओवरराइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ओवरराइड नहीं हो रहा है। इसकी अलग वैल्यू, उसकी अलग वैल्यू है, इस जीत की अलग वैल्यू, इसकी अलग वैल्यू है, ये जीत अलग है, ये जीत अलग है, नाम सेम है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्कोप्स का इंट्रोडक्शन इसमें आया था, ठीक है। तो आज के टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। ये क्या मैंने बंद कर दिया था, सॉरी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स मैंने अपनी रिपो के अंदर बनाए हुए, गिटहब के अंदर जाओगे, यूर रिपोजिटरीज में, सॉरी यूर नहीं, यहाँ पर आप लिखोगे जीत कुमार आंगनी, ठीक है, ये नाम लिखोगे गिटहब स्लैश के बाद, और आपको ये सबसे टॉप पे मिल जाएगी ये रिपोजिटरी, फुल स्टैक वेब डेव पेज 1 पे आप जाओगे, और जितनी भी क्लासेस आपने आज तक पढ़ी है उसके सारे नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और आज की क्लास की नोट्स जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे, क्लास नंबर 26, और ये पढ़ी फाइल .md की फाइल है, ये देखो सारे टॉपिक्स और उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ रखी हुई है, ठीक हो गया। अभी अटेंडेंस के लिए फॉर्म बना रहा हूँ, तो मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, जो भी पढ़ा है मैंने यहाँ तक, कोई सवाल हो तो पूछ ले। और अटेंडेंस का फॉर्म दूंगा, वो लाजमी फिल कीजिएगा, और ये यूट्यूब पे डालूंगा, इसको मैं रखूंगा प्राइवेट, मैं इसको शेयर नहीं करने वाला सबके साथ, पब्लिकली इसको नहीं रखूंगा, क्योंकि फिर उससे ये नुकसान होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास लेते नहीं है लाइव। तो इसी वजह से अगर आपकी कोई मजबूरी है कि यार मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे मैसेज कर दो। मुझे 3-4 स्टूडेंट के मैसेज अभी आए कि सर मेरी इतनी मजबूरी क्लास अटेंड नहीं कर, तो उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मतलब प्रॉपर रीजन आपके पास होना चाहिए क्लास में अटेंड, आप आपके पास कोई रीजन ना हो, आप ऐसे ही क्लास को मिस करा रहे हो कि यार चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में देख लेंगे, अभी क्लास कौन ले। तो ये सीन नहीं होना चाहिए भाई, ये चीज को सीरियस लो, ये कोर्स बड़ा सीरियस है, आप इससे इंशाल्लाह लाखों लाखों करोड़ों कमाओगे अगर आप अच्छे डेवलपर बन गए तो। और अच्छे डेवलपर बनने के लिए आपको आपकी बुनियाद बेसिक्स जो है ना वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स मैं आपकी लोगों की बना रहा हूँ, ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना बेसिक्स पे, मैं डायरेक्ट जो है प्रोग्रामिंग पे आ सकता था, डायरेक्टली डोम शुरू कर सकता था, पर नहीं, मैं चाहता हूँ आपको यार ये छोटी छोटी चीजें पता हो, क्योंकि ये टर्म्स आगे आपके जाके अगर आपको नहीं पता होंगे आपको परेशान करेंगे। आप सुनोगे ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक, क्योंकि आप फंक्शन का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उसमें आता है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड,
मैंने देखा है यूट्यूब पे काफी लोग जो है ना फंक्शन जब पढ़ाते हैं उन्होंने ब्लॉक ऑफ कोड नहीं पढ़ाया होता है, वो सिंपल जाके डायरेक्टली पढ़ाते थे फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। अब स्टूडेंट तो यही परेशान होते हैं ब्लॉक क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, वो तो इसी में ही मतलब उनका दिमाग घूम जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो आपको लैंग्वेज में इंशाल्लाह कभी भी मसला नहीं हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है वो पढ़ा कैसे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अटेंडेंस का फॉर्म बना रहा हूँ, तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अटेंडेंस फॉर्म लाजमी है, उसी को ही देख के मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। कोई भी सवाल हो तो अभी पूछ लें, मैं फिर रिकॉर्डिंग को सॉरी मीटिंग को बंद कर दूं। कोई सवाल